इस मिनी बजट को कैसे रोकेंगे आप? हाउस में जाके जो है वो बंदूक और डंडे के साथ जो है वो उनको रोके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। नए साल यानी 2022 का आगाज़ हुए आज 3 दिन गुजर चुके हैं और उम्मीद है कि नए साल पाकिस्तान और उसके अवाम के लिए अच्छा साबित होगा और गुज़िश्ता सालों की निस्बत बेहतर होगा। मुल्क से मुआशी और सियासी बहरान का इस साल खात्मा हो, कोरोना जैसी वबा से छुटकारा मिल सके, महंगाई में कमी आ सके, बेरोज़गारों को नौकरियाँ मिल सकें और मुल्क तरक्की के सफ़र पर चलना शुरू हो जाए। ये नया साल हमारे लिए नई उम्मीदें तो लेकर आ गया है, लेकिन मुआशी और सियासी तौर पर इस नए साल में कुछ भी बेहतर होता दिखाई नहीं दे रहा और जिस तरह पिछले अदवार में पिछले सालों में होता आया है, लग ऐसे ही रहा है कि शायद इस साल भी ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। नए साल का आगाज़ भी पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये के इजाफे से हुआ। हुकूमत IMF की शराइत पूरी करने के लिए मिनी बजट पेश कर चुकी है, उसकी मंजूरी होना बाकी है और मिनी बजट को अमीरों का बजट बताया जा रहा है, लेकिन एक आम आदमी भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा, ये अब सभी को मालूम है। मिनी बजट के बाद अशिया सर्फ की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। हुकूमत अवाम को महंगाई की वजूहात बता रही है, मगर इलाज अभी भी हुकूमत से होता नजर नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों के इजलास में आज भी वही पुरानी बात दोहराई जो वो पिछले पूरा साल करते आ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर कहा कि हुकूमत में आए तो हमें मईशत तबाह हाल मिली थी, जिसे हमें काफ़ी हद तक बेहतर करने की कोशिश की है। अब वज़ीर आज़म न जाने कौन सी मईशत की बात कर रहे हैं जिसमें बेहतरी आने के बावजूद उन्हें IMF के पास कर्ज लेने जाना पड़ रहा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी आवाम को सीधा सा नुस्खा बताया था कि हुकूमत के 5वें साल महंगाई ख़त्म हो जाएगी, यानी उस वक्त तक आवाम के साथ जो भी होता है वो होता रहे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी नए साल का आगाज़ हुकूमत के खिलाफ जारहाना बयान से किया था। अपोजिशन मार्च में महंगाई और हुकूमत के खिलाफ अपनी तहरीक का एक बार फिर से आगाज़ करने जा रही है, लेकिन इस तरह के जारहाना बयानात और तहरीक पिछले 2 साल से चल रही है। हुकूमत गिराने की बातें मुस्तकिल हो रही हैं, लेकिन उनके दावों के बावजूद हुकूमत आज भी उसी तरह कायम है और तमाम कानून और बिल्स भी बहुत ही आसानी से असम्बली से पास करवा रही है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन गए अब 2 साल से भी ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन वो भी अब तक पाकिस्तान वापस नहीं आए। नून लीग की जानिब से पिछले साल बयानात सामने आते रहे कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, उनकी सेहत इजाज़त देगी तो ज़रूर आएंगे, लेकिन हमेशा डॉक्टर्स की इजाज़त से उनकी वापसी मशरूत रही है और बताया गया कि जब डॉक्टर्स इजाज़त देंगे, जब मुनासिब समझा जाएगा तो फिर मियाँ नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। अब वो मुनासिब वक्त कौन सा होगा, इसका तयन कौन करेगा, ये भी अपनी जगह पर एक सवाल है, लेकिन अब लगता है कि हुकूमत नवाज शरीफ की वापसी का इंतजार करते करते शायद थक चुकी है और उसने अब नवाज शरीफ के गारंटर शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के मुताबिक हुकूमत उनकी गारंटी पर अमल ना होने के बाद अब उनके खिलाफ कार्रवाई का इरादा रखती है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत का ये जारहाना तर्ज अमल क्या सिर्फ बयानात की हद तक ही महदूद रहेगा जैसा पिछले पूरे साल होता रहा, या फिर इस बार वाकई हुकूमत शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संजीदा है और अदालत का दरवाज़ा भी जाएगा। इन तमाम मामलात पर और अपोजिशन अब इस नए साल में हुकूमत को किस तरह से टफ टाइम देने जा रही है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला है। जो साल गुजरा 2021, उसमें हुकूमत ने हर महाज पर अपोजिशन को शिकस्त दी है। वो बजट पास कराने का मामला हो, वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट का मामला हो, वो मुश्तरका इजलास में कानून साजी हो जहाँ 3 दर्जन के करीब कवानीन पास हुए और उसके बाद साल के आखिर में मिनी बजट भी आ गया और ज़ाहिर वो मंजूर भी हो जाएगा। इस मिनी बजट को कैसे रोकेंगे आप, या फिर जिस तरह पिछले पूरे साल आप हुकूमत को नहीं रोक सके, इस बार भी नहीं रोक सकेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि आपका जो अपोजिशन की कामयाबी या नाकामी को जो है वो डिस्कस करने का या बात करने का ये जो एंगल है ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा, इसे जमहूरी एंगल नहीं कहा जा सकता। क्या आपका ख्याल है कि हम वहाँ पे हाउस में जाके जो है वो बंदूक और डंडे के साथ जो है वो उनको रोकें, वहाँ पे जो है वो दस्तों गिरेबां हों? हालांकि कई दफ़ा दस्तों गिरेबां होने की भी नौबत जो है वो पहुँच जाती है, लेकिन मामला ये है कि एक गलत लेजिस्लेशन, एक गलत पॉलिसी, एक ऐसा बजट जो आम हो उसको वॉइस करना है, उसके मतलब उसे एक्सपोज करना है, उसके मतलब लोगों को आगाह करना है
ऑन बोर्ड लेना है, ये अपोजिशन की जिम्मेदारी है। और अगर आप इस एंगल से अपोजिशन की 3.5 साल की कारकर्दगी देखें तो हमने, आप मुझे बताएं कि किस महाज पे जो है वो गवर्नमेंट जो है वो कामयाब हुई है। जो बात अपोजिशन ने कही, अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन ने पिछले साल बजट की मंजूरी जो तकरीर की, उसमें उन्होंने ये कहा कि आप मिनी बजट लेके आएंगे, आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। जो अपोजिशन कहती रही है उसके मुताबिक जो है वो होता रहा, बावजूद इसके कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो झूठे मुकदमे बने, जो जुल्म हुआ, जो ज़्यादती हुई, उसे बर्दाश्त करके भी हमने हक और सच आवाज़ को जो है वो उसको जो है हमने बयान किया और पूरी तरह से गवर्नमेंट को एक्सपोज किया। आज गवर्नमेंट की हालत ये है कि ये जाए ना आवाम में, ये बल्दियाती में जो इनके साथ KPK में हुआ वो कुछ भी नहीं है। ये पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन या जब जनरल इलेक्शन में गए, आप यकीन करें ये कैंपेन नहीं कर सकेंगे, लोग इनको जूते मारेंगे इनको जब ये जाएंगे लोगों के पास। इनके अपने लोग जो हैं वो इनके टिकट पे इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि जी हर महाज पे ये कामयाब हुए, ये तो हर महाज पे, इकॉनमी के महाज पे बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। करप्शन का इन्होंने कोई हाल छोड़ा नहीं है, जितनी करप्शन इन्होंने की है वो सारी लोगों तक जो है वो हमने पहुंचाई है, लोग उसके ऊपर यकीन कर रहे हैं। ये इनका गाली गलोच ब्रिगेड जो है बिल्कुल नाकाम हो चुका है, उसके प्रोपेगेंडे में अब कोई आ नहीं रहा। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जो है एक जमहूरी जदोजहद में, जमहूरी अंदाज में तो कामयाब हुई है। बाकी अगर आप कहें कि हमने इनको किसी गैर आइनी या गैर कानूनी तरीक़ाकार से, या जो तरीक़ाकार TLP वालों ने इख्तियार किया और उसके सामने इन्होंने सरेंडर डाले, उसमें अपोजिशन जो है वो नाकाम रही है। और मैं समझता हूँ कि जो बड़ी सियासी जमातें हैं उन्हें शायद वो तरीक़ाकार इख्तियार करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो तरीक़ाकार इख्तियार करें या जिस तरह ये कंटेनर पे चढ़ के बैठ गए थे, तो वो तो फिर एक पूरे सिस्टम का कोलैप्स उसमें हो सकता है, जो कि किसी के ख्याल में भी ना इस मुल्क के लिए। लेकिन राना साहब वो नाकामी की बात वो PDM की जा रही है ना, PDM इतनी लंबी लंबी तारीखें दे रही है। अब इस PDM का मकसद रह क्या गया है? 23 मार्च को आप तहरीक चलाने जा रहे हैं, ये तहरीक महंगाई के खिलाफ है, हुकूमत को घर भेजने के खिलाफ है, या ये आपके अगले इलेक्शंस की कैंपेन हो सकती है? अब इसका मकसद क्या है? वो नाकामी का तासुर इसलिए थोड़ा सा जन्म ले रहा है ज़रा। नहीं, देखें, अगले इंतखाबात की कैंपेन या घर भेजना, घर हम जब तक मेरी जमात का तल्लक है, जो मैं समझता हूँ, हम किसी गैर आइनी गैर जमहूरी इकदाम से इनको घर नहीं भेजना चाहते। अच्छा, हम जो है वो बिल्कुल किसी भी गैर आइनी इकदाम को कभी भी जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे। सही। अब रही बात घर भेजने की, देखें हम तो ये चाहते हैं कि ये घर जाए। उसकी वजह ये कि हर आने वाला दिन जो है, यानी अगर ये आज से 6 माह घर जा चुके होते तो कम से कम ये गैस का बहरान ही ना होता। अब गैस का बहरान जो है वो तो पिछली हुकूमत नहीं लेके आई। किसने कहा था इनको कि 14 की बजाय जो है वो आप 11 कंटेनर लें, जबकि पिछले साल 12 थे तो उसमें भी जो है वो पूरा नहीं पड़ा था। किसने इनको कहा कि ये खाद जो है ये आप अपनी कुछ ATMs को और नीचे जो ATMs की आगे एक्सटेंशन जो हैं उन लोगों को आप इजाज़त दें कि वो खाद स्मगल करें, नोट बनाएं, पैसा कमाएं और आपको चंदे दें, आपको फंड्स दें, आपकी तिजोरियां भरें? ये किसने इनको कहा था? इन्होंने खाद का बहरान पैदा कर दिया। अब खाद का बहरान जो है वो आप देखें, जो मर्जी ये कहते रहे, अब वक्त आएगा इस मुल्क में गंदम नहीं मिलेगी लोगों को, गंदम का बहरान जो है वो नए सिरे से आ जाएगा। यानी वो कौन सा मौका है कि जिसमें इन्होंने बहरान पैदा करके पैसे नहीं कमाए और आम आदमी की जेब से नहीं निकाले? और जिन लोगों ने पैसे कमाए, आप इस बात पे यकीन रखें, वो लोग पुकारेंगे अच्छा कि हमसे इन्होंने फंड्स लिए किसी खैराती अदारे के नाम पे, किसी और नाम पे, हमने जो लूटा उस लूट में से इनको हिस्सा दिया पूरा। ये रिंग रोड वाले जो है ना, ये जितनी भी वो है वो क्या हाउसिंग सोसाइटीज़, उनके 25-50 करोड़ रुपए के चेक निकलेंगे अब जब वक्त आया। तो इस तरह से इन्होंने मुल्क को लूटा है, इन्होंने तबाह कर दिया है मुल्क को। तो अपोजिशन को इसके ऊपर एहतजाज भी करना चाहिए। अपोजिशन अगर एहतजाज नहीं करती तो मैं समझता हूँ वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते। हमें बिल्कुल लॉन्ग मार्च भी करना चाहिए, जलसा भी करना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी चाहिए
और अपने आप को मुनज़्ज़म भी करना चाहिए। बाकी मैं समझता हूँ कि ये जो इनका टाइम रहता है, ये टाइम अब हुकूमत का टाइम नहीं है, हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, इनकी कोई रेट नहीं है। और अगले अब ठीक है। अपना लेकिन आप साहब, ये आप कह रहे हैं कि कोई गैर तो जमहूरी गैर नहीं उठाना चाहते, ये बहुत अच्छी बात है, अपोजिशन को करना भी यही चाहिए, लेकिन बिल्कुल आइनी तरीके से, जमहूरी तरीके से आप अदम एतमाद की तजवीज़ ला सकते हैं, आप इन हाउस चेंज की अपनी तैयारी कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने कई बार आपको ये तजवीज़ भी दी है, और आपने खुद और एहसन इकबाल साहब ने भी और कई सीनियर रहनुमा नून लीग के हमेशा ये बात बावर कराते हैं कि बहुत सारे हुकूमत के अरकान असम्बली आप लोगों के साथ हैं। जब वो भी आपके साथ मौजूद हैं तो फिर इस ऑप्शन को आप संजीदगी से क्यों नहीं लेते? देखें इस बारे में मैं उस हद तक तो बात नहीं करूंगा कि जो फिर हमें डैमेज करे। इस बारे में सोच विचार, काम, मतलब लोगों से मिलना, मीटिंग, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। और जब फिर चीज़ कोई जो है वो बारआवर होती है तो फिर ही उसको सामने डिस्कस किया जाता है। अगर वक्त से पहले आप करें तो वो फिर एक नाकामी की सूरत भी हो सकती है। बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है, हमारे राब्ते हैं, लोगों के राब्ते हैं, उनकी कुछ रिजर्वेशंस हैं, उनकी कुछ एप्रीहेंशंस हैं। वो ये कहते हैं कि जी ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, उधर से ना दबाव आ जाए, इधर से ना दबाव आ जाए। वो सारी चीज़ें जो है वो हम इसको देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, और पॉसिबिलिटी है, यानी अब मैं कोई यकीन से बात तो नहीं कर सकता। अच्छा, पॉसिबिलिटी है कि आने वाले शायद महीनों में नहीं, हफ्तों में जो है ये सूरत हाल। ठीक है, लेकिन यहाँ साहब एक तासुर बन रहा है साहब कि ये चाहती है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, तो आप लोग के वाकई नून लीग ये इस तरह से, आप लोग की हिकमत अमली यही है कि ये हुकूमत खुद अपने मलबे तले गिरे और फिर ये अपनी मुद्दत भी पूरी करे? पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ था, उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद आप शहबाज शरीफ साहब ने और बिलावल साहब ने ऐलान किया था कि हुकूमत को टफ टाइम देंगे, अदालत जाएंगे। आज 2 माह होने को आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों की कानूनी तैयारी पूरी नहीं हो सकी। देखें अदालत में नहीं टफ टाइम, अगर अदालत से ठप्पा लग जाए तो फिर क्या टफ टाइम होगा? हम पॉलिटिकली जो बात कर रहे हैं वो बात करने के काबिल भी नहीं रहेंगे, मामला सब जुडिस हो जाएगा। सब जुडिस के ऊपर ना आप बात कर सकेंगे ना हम बात कर सकेंगे। देखिए ये चीज़ें सारी जो है ये जब इन डिटेल्स डिस्कस हुई है और वकला की टीम एक है, वो टीम सारा इसको देख रही है कि इसके ऊपर अगर हम जो है वो अदालती रास्ता इख्तियार करते हैं तो उसमें आइन के मुताबिक जुडिशरी की पावर्स क्या है। सही, लेकिन आज बिलावल भुट्टो ने, शहबाज शरीफ साहब ने तो उसी दिन ऐलान किया था ना जिस दिन ये बिल्स पास हुए थे कि हम इसके खिलाफ अदालत जाएंगे। आप लोगों ने उस इजलास का बाइकआउट भी किया था, बड़ा ज़बरदस्त उस दिन एहतजाज किया था। वो सब वो क्या हीट ऑफ द मोमेंट था, वो फिर सियासी बयान थे? नहीं, दैट वाज नॉट हीट ऑफ मोमेंट, दैट वाज कंसिडर्ड ओपिनियन। अब उस ओपिनियन को जब हम लेके गए वकला के पास, उन्होंने भी आगे से अपनी काउंटर ओपिनियन जो है वो दी है कि जी अगर ये करें तो इसका ये हो सकता है, ये हम कर सकते हैं, ये नहीं करना चाहिए। वो सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस हो रही हैं और मेरा ख्याल है कि ये गर्मियों की सर्दियों की जो वेकेशंस हैं इस वक्त अदलिया में, ये गालबन 10 जनवरी को ख़त्म हो रही है। तो 10 जनवरी के बाद विद इन 10 डेज़ आर अ वीक इंशाअल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि उनमें से कुछ चीज़ों को हम चैलेंज करने जा रहे हैं। सबको तो शायद नहीं, लेकिन जो वकला की जो कमेटी है उसमें मैं भी मेंबर हूँ, तो उसमें जो डिस्कशंस हुई है तो हम कुछ चीज़ों को चैलेंज। लेकिन साहब ये एहतजाज के लिए, तहरीकों के लिए जब ये 3-3 तारीख हुकूमत को मिलती है तो उन्हें फिर उनको भी ये तासुर मिलता है कि शायद आवाम के साथ, आवाम आपके साथ नहीं है, आपको आवाम को मोबिलाइज करने के लिए वक्त चाहिए और फिर हुकूमत का एतमाद भी बढ़ता चला जाता है। अब आपको नहीं लगता कि अगर आने वाले साल में हुकूमत ने महंगाई को कम कर लिया, काबू पा लिया, तो फिर ये आपके एहतजाज का क्या फ़ायदा हो जाएगा? ये तो हो गई महंगाई के खिलाफ, और आखिरी साल में तो हुकूमत वैसे ही आवाम को रिलीफ देती है, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो। हर आने वाला दिन इनकी ज़िल्लत का दिन है, हर आने वाला दिन इनके लिए बहुत मुश्किल दिन है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हर आने वाला दिन मुल्क और कौम के लिए भी जो है इनकी मौजूदगी में बदकिस्मत दिन है। अच्छा, ये काबू पाएंगे? आप कह रहे हैं काबू पाएंगे? ये हम तो कह रहे हैं कि अगले 6 माह अगर इनको मिल गया तो शायद ये वहाँ पे पहुँचा दें मुल्क को कि उसके बाद फिर कोई भी ना काबू पा सके। तो इनकी ज़िल्लत का, इनके फ्रॉड का, इनके झूठ के एक्सपोज होने का टाइम शुरू हो चुका है। सही।
तो अब काबू पाने वाले अब तो इनके जो है वो तौर तरीके ही नहीं है, लूट मार है, लूट मार ये और थोड़ा कर लेंगे। ये खाद में भी लूट मार की है, ये गैस भी अब जो है उसमें भी यही हो रहा है। आइंदा कुछ जो चीज़ें हैं उनमें भी कर लेंगे, चार पैसे और बना लेंगे, इमरान खान साहब को फंड्स और मिल जाएंगे, उनके अदारे और मजबूत हो जाएंगे, बस यही कुछ होगा। इसके अलावा ये जो बात आप कर रहे हैं कि काबू पा लेंगे, अगर इन्होंने काबू पाना होता तो ये 4 साल काबू न पा लेते। तो नाज़र फिर ये 23 मार्च को ज़ाहिर है ये ग्रैंड एहतजाज का होना है, उसमें 23 मार्च को या 23 मार्च से पहले फिर मियाँ साहब वापस आ जाएंगे या नहीं आएंगे? एक तासुर ये भी ज़ाहिर जन्म ले रहा है अपोजिशन को, खासतौर पर मियाँ साहब की वापसी को लेकर कोई डील हो रही है, उस डील के तहत कोई डायलॉग हो रहे हैं, उसके तहत मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। अयाज सादिक साहब गए, फिर वो वापस आए, कोई ख़ास पैगाम लेकर गए थे? नहीं, हम देखें, नहीं हम कोई डील नहीं चाहते। अच्छा, नहीं देखें, हमारा कोई डायलॉग नहीं हो रहा ना, इसमें इस वक्त डायलॉग का कोई माहौल है, कोई डायलॉग नहीं हो रहा। गवर्नमेंट के साथ तो आपको पता ही है कि ये तो हमारे साथ बैठने को भी तैयार नहीं है। बाकी अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं तो कोई इस्टेब्लिशमेंट डायलॉग ना हमसे कर रही है ना हम उससे कर रहे हैं। मामला ये है कि बड़ी सीधी बात है, हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि तमाम अदारों को अपनी आइनी हदूद की पासदारी करनी चाहिए। सही, मुल्क में फ्री एंड फेयर जो है वो इलेक्शन होना चाहिए। ठीक। और तब्दीली जो यानी ये तब्दीली लेके आए थे, उसने तो इस मुल्क का, कौम का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह कर दिया हर चीज़ को। हम वो तब्दीली चाहते हैं कि इस नाअहल और नालायक टोले से बहुत जल्द जो है वो इस मुल्क को निजात मिलनी चाहिए और उसका जो आइनी तरीका है उसको अपनाया जाना चाहिए। उसके लिए जो भी तरीके हैं, अगर हम कोई जलसा करते हैं, जुलूस करते हैं, लॉन्ग मार्च करेंगे, तो वो आवाम को आगाह करने के लिए हो, आवाम को ऑन बोर्ड लेने के लिए होगा। अच्छा। अब अगर महंगाई है, उसमें लोग अगर मर रहे हैं, पिस रहे हैं, उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो चुकी है, बल्कि नामुमकिन हो चुकी है, उनके साथ हमारा एक आज़ारे यकजहती है। हम आवाम की तकालीफ में साथ खड़ा होना चाहते हैं। बाकी हम कोई ये नहीं चाहते कि कोई गैर आइनी इंटरवेंशन हो जाए, ठीक है, और मुल्क जो है फिर और किसी तरफ को जो है चल पड़े। हम फ्री फेयर इलेक्शन चाहते हैं। यही मियाँ नवाज शरीफ का जो है सही पिछले 3 साल से ये मौका। लेकिन ऐसा फिर अभी आज जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आज की तारीख तक मियाँ साहब की इस वक्त तबीयत कैसी है, उनकी कंडीशन कैसी है? ज़ाहिर बकौल आपकी जमात के अपोजिशन के मुल्क की माशी हालत बहुत ख़राब है, गवर्नेंस का मेयार यहाँ बहुत गिर गया है, तो ये हालात देखकर मियाँ साहब क्या सोचते हैं? वो वाकई फ़ौरन वापस आना चाहते हैं या फिर वो मुकम्मल सेहतियाब होंगे, डॉक्टर इजाज़त देंगे, उसके बाद ही वो आएंगे और इसकी कोई तारीख नहीं है? कि वो तो फ़ौरन आना चाहते हैं। देखिए, जब बंदा दियारे गैर में होता है तो उसकी इससे बड़ी ख्वाहिश कोई नहीं होती कि मैं अपने मुल्क में वापस जाऊँ। कोई बंदा थोड़े अरसे के लिए भी जाए तो उसकी जो है वो मजबूरी होती है, ना भी उसके कोई प्रॉब्लम्स हों सेहत के या अदरवाइज, उसकी भी ये हर वक्त ख्वाहिश होती है कि मैं अपने जो है वो मुल्क में वापस जाऊँ, मैं अपने घर जाऊँ। इसलिए सही मियाँ नवाज शरीफ साहब की इससे ज़्यादा बड़ी और कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो जल्द वापस जो है वो मुल्क आना चाहते हैं। इस हिस्से में जो पार्टी की उनको रिकमेंडेशन है वो यही है कि वो अपनी मुकम्मल सेहतयाबी और इंसाफ की फराहमी को जो है वो मद्देनज़र रख के फैसला करें। अब देखें, अगर वो आए और उन्हें इंसाफ ना मिले और जिस तरह से मैनेज होके फैसले हुए हैं, सज़ाएँ हुई हैं, अब जजेस भी बता रहे हैं, वो जो बाबा रहमत है उसकी वीडियो भी आ गई है सामने, कोई उससे इनकार नहीं कर सका अभी तक। तौहीन अदालत का केस चल रहा है, लेकिन ये तो कोई नहीं कह रहा कि जी ये उसकी आवाज़ नहीं है, बल्कि उसने खुद तस्लीम किया है कि आवाज़ मेरी है। मेरे वहाँ से इधर उधर से फ़िक्रे जो है वो जोड़े गए हैं। वो जो फ़िक्रे जोड़े गए हैं, बताएं, एक चैनल ने ये कोशिश की है तो उसके बाद में फिर उसने क्यों नहीं प्रोग्राम किया? वो साबित करता ना। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज के जो है वो का बयान है कि बाबा रहमत एंड कंपनी जो है वो जो करती रही है, वो सज़ा देने वाले जज का जो है वो बयान है। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद उनको आगे जहाँ पे जेल में डाल दिया जाए और उनकी सेहत भी जो है वो पूरी तरह से जो है वो क्लियर ना हो, तो ऐसी सूरत में पार्टी की रिकमेंडेशन ये है कि आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के फैसला करें। अच्छा। लेकिन
मियां नवाज शरीफ आपको इल्म में है कि वो बड़ा बहादुर और बड़ा हुब्बुल वतन आदमी है, वो कोई भी फैसला कर सकता है। सही, लेकिन अब हुकूमत ऐसा लगता है कि मियां साहब की वापसी से मुतालिक बहुत संजीदगी से सोचना शुरू हो गई है। आप देखें काबीना के इजलास हों, तर्जुमानों की मीटिंग हो, उसमें प्राइम मिनिस्टर और पार्टी के तमाम रहनुमा मियां साहब की वापसी से मुतालिक अपने हिकमत अमली पर, ऑप्शंस पर बात कर रहे होते हैं। अब फवाद चौधरी साहब ने इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान किया है कि वो गारंटर थे, उनकी गारंटी पर मियां साहब वापस गए थे और अब ज़ाहिर है मियां साहब वापस नहीं आ रहे तो फिर शहबाज शरीफ को ही अदालत लेकर जाना पड़ेगा। वो वापस नहीं आ रहे तो उनकी जगह उनको गिरफ्तार किया जाए। तो अब शहबाज साहब कुछ प्रेशर महसूस कर रहे हैं इस वक्त मियां साहब की वापसी का या अपने खिलाफ एक और केस खुलने का, क्योंकि अब हुकूमत वाकई अब ऐलान कर चुकी है सही मायनों में कि अब उनके खिलाफ वो अदालत जाएगी, तो एक और केस आपके खिलाफ खुलने वाला है। ये देखें नहीं, किस बात का नहीं, सुन लें, ये ऐसे नाअहल और नालायक लोग हैं कि जो गुफ्तगू ये टेलीविज़न पे आके करते हैं ना, कभी जर्मनी और जापान का बॉर्डर मिला देते हैं और कभी जो है वो इस्लामी जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके मतलब जो है वो अजीबोगरीब नहीं। अबू कलाम आज़ाद वो एक बहुत बड़े यानी मुसलमान आलम थे, तो कभी उनसे जो है ये पाकिस्तान की तहरीक चलवाने की बातें थे, लेकिन ऐसे नाहल और नालायक हैं कि पढ़ते ही नहीं हैं। ये पढ़े ना वो जो बयान अल्फी दिया मियां शहबाज शरीफ ने, उसे पढ़ के मुझे ये बताएं, या आप कभी उनको प्रोग्राम पे ले लें, बताएं कि वो कौन सी गारंटी उन्होंने दी। उस स्टाम्प में उन्होंने लिख के दिया है कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत ख़राब है, वो गवर्नमेंट की इजाज़त से जब वो बैरून मुल्क जा रहे हैं, जब वहाँ पे डॉक्टर उनका इलाज मुकम्मल करके उन्हें इस बात की इजाज़त देंगे कि वो वापस आएँ, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि वो वापस पाकिस्तान आएंगे। ये किस बात का केस चलाएंगे जी, मुझे बताएं आप। दे दिया उन्होंने अपना गवर्नमेंट, वो डॉक्टर्स ने लिख के दे दिया है। कभी इन्होंने डॉक्टर्स से रब्ता किया है, कभी इनका जो वहाँ पे अपना सफारत खाना एम्बेसी है उसके लोग गए हैं उन डॉक्टर्स के पास जो मियां नवाज शरीफ का जो है वो इलाज कर रहे हैं। कभी वहाँ पे इन्होंने अदालत से रिजू किया है। ऐसे ही इधर प्रोपेगेंडा बातें करने के लिए, जब और कोई बात नहीं मिलती तो इससे जी हम ये करेंगे वो करें ये दे नोटिस अपना मियां शहबाज शरीफ को कि आपने गारंटी दी थी, जो उन्होंने गारंटी दी थी वो पूरी हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो आ जाएंगे, खुद ही आ जाएंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब ये रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और आखिर में उन्होंने चैलेंज किया हुकूमत को कि करें शहबाज शरीफ के खिलाफ केस, और जो गारंटी उन्होंने दी है जब वो गारंटी पूरी हो जाएगी तो मियां साहब वापस आ जाएंगे। और साथ ही उन्होंने भी कहा कि ज़ाहिर मियां साहब की जब तक सेहत मुकम्मल बहाल नहीं होती, जब तक डॉक्टर्स इजाज़त नहीं देते, तो वो वापस उस वक्त तक नहीं आएंगे। और पार्टी का उनको मशवरा भी यही है। तो यहाँ पर कहीं कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूजन नून लीग की पॉलिसी में और बयानिए में बयानात में नज़र आती है कि पार्टी के चंद रहनुमा जावेद लतीफ़ हों या अयाज सादिक हों और कुछ और लोग वो ये बात कर रहे हैं कि मियां साहब बस फ़ौरन वापस आना चाहते हैं, और उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कोई डील हो रही है और उस डील के तहत फिर मियां साहब की वापसी को मुमकिन बनाया जा रहा है। और कुछ हुकूमती हलकों में भी इस तरह की थोड़ी सी बेचैनी उसके बाद पाई गई, लेकिन फिर पार्टी के चंद सीनियर रहनुमा जिसमें राना सनाउल्लाह साहब खुद शामिल हैं, एहसन इकबाल साहब हैं और कुछ दूसरे रहनुमा हैं जो ये चाहते हैं कि मियां साहब का भी पूरा मुकम्मल इलाज हो जाए। और फिर उनकी बातों से ये मतलब भी निकलता है कि कोई गैर आइनी या कोई गैर जमहूरी कदम उठाने अपोजिशन नहीं जा रही है, और ये एहतजाज और ये तहरीक PDM की इस तरह चलती रहेगी और इसके साथ साथ वक्त भी गुजरता रहेगा, और फिर इलेक्शन का वक्त आ जाएगा, ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, फिर अपोजिशन और हुकूमती जमातें आवाम के पास जाएंगी और फिर आवाम मुंतखब करेंगे अगली हुकूमत को। तो ये अपोजिशन इस वक्त अमली तौर पर इस हुकूमत को गिराने के मूड में और शायद उसकी कैपेबल भी दिखाई नहीं दे रही। बहरहाल आने वाले वक्त में फैसला होगा कि किस तरफ हालात जा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। जमात इस्लामी इस वक्त सिंध लोकल बलदियाती एक्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है, तमाम अपोजिशन जमातें कर रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त तवाना आवाज़ जमात इस्लामी की है। और कब तक उनका यह एहतजाज जारी रहेगा, क्या सिंध हुकूमत ने उनसे कोई रब्ता किया, क्या कोई दरमियानी रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जमात इस्लामी ने सिंध हुकूमत की जानिब से मंजूर किए जाने वाले नए बल्दियाती एक्ट को अब सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है।
सिंध की अपोजिशन की तमाम जमातों को इस एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। MQM ने इस सिलसिले में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी। पाक सरज़मीन पार्टी जो यहाँ की एक जमात है कराची की, उसने भी एहतजाज किए। मुख्तलिफ फोरम देख रहे हैं कि जब से 11 दिसंबर से पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने इसको पास करवाया है, उसके बाद से ये एहतजाज का सिलसिला जारी है। नया बल्दियाती एक्ट अपोजिशन जमातों का कहना है कि आइन के आर्टिकल 140 की खिलाफ वर्जी है और इस दरख्वास्त में जो जमात इस्लामी ने सिंध हाई कोर्ट में दी है उसमें कहा गया है कि अक्सरियत के बावजूद आइन से मुतसादम कानून साजी नहीं की जा सकती। इसलिए अदालत से दरख्वास्त है कि नए बल्दियाती एक्ट पर सिंध हुकूमत को अमल दरामद करने से रोका जाए। इसी बल्दियाती एक्ट के खिलाफ जमात इस्लामी ने 4 रोज़ से सिंध असम्बली की इमारत के सामने धरना भी दे रखा है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग जो शरीक हैं। उसमें बुजुर्ग भी वहाँ मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, शहरी भी हैं। जमात इस्लामी के कारकुनान भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और सिंध की जो दीगर अपोजिशन की जमातें हैं वो भी मुख्तलिफ मौक़ों पर एहतजाज कर रही हैं। छुट्टी के रोज़ और तमाम वर्किंग डेज़ में भी इस सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किए जा रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि सिंध हुकूमत अब इस बिल को लाना, कानून पर अमल दरामद करवाना चाहती है और आने वाले बल्दियाती निज़ाम इसी के तहत करवाना चाहती है। और वो कह रहे हैं कि ये वही तमाम इख्तियारात हैं जो मुस्तफ़ा कमाल के पास हुआ करते थे, तो फिर इस वक्त अपोजिशन जमातें इस पर एहतजाज क्यों कर रही हैं। अब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे इस सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं कि उनके क्या बुनियादी एतराज़ात हैं इस कानून को लेकर। हाफिज़ साहब, आने वाले बल्दियाती इंतखाबात अगर इसी कानून के तहत होते हैं तो क्या बुनियादी आपके एतराज़ात हैं, इस पर पहले तो ये बताइएगा। देखें, कानून के हवाले से बहुत सीधी बात यह है कि ये कहते हैं कि हमारी अक्सरियत ने कानून पास कर लिया तो बस कबूल कर लो। तो ये तो कोई तर्ज़ सियासत भी नहीं है और जमहूरियत को चलाने का तरीका भी नहीं है और असम्बली चलाने का भी तरीका नहीं है। आपके पास अगर अक्सरियत है तो आप काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला तो नहीं कर सकते ना। जो चीज़ आइन से मुतसादिम है वो तो कोई असम्बली भी पास करने का हक़ नहीं रखती। आइन के आर्टिकल 140A में अगर ये मौजूद है कि मालियाती, सियासी और इंतज़ामी तमाम इख्तियारात को डिवॉल्व किया जाएगा, तो डिवॉल्व करने का मतलब डिसेंट्रलाइज और डेलीगेट नहीं है बल्कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर है। तो ये सारे पावर जब ट्रांसफ़र हो जाएं तो आप मुझे बताएं पीपल्स पार्टी ने इस एक्ट में कौन सा ऐसा पावर है जो डिवॉल्व किया हो, जो मेयर को दिया हो या चेयरमैन को दिया हो यूसी के। ज़ाहिर है कि सारे इख्तियारात सूबे ने रखे हैं और जो रहा सहा था, डिस्पेंसरियाँ थी, अस्पताल थे, वो भी अपने पास ले लिए। पीपल्स पार्टी ने कारीवार ये किया कि जब 2001 से 2009 तक सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा था, तो उसके बाद जब ये हुकूमत में आया और MQM इनकी इत्तेहादी थी, तो एक एक करके अथॉरिटियाँ बनाते चले गए। KDA को दोबारा से इन्होंने बहाल कर दिया, इन्होंने LDA बनाया, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने MDA बनाया, इन्होंने KBCA जो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था उसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया। बाद में इन्होंने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे करते रहे और 2013 में इन्होंने जो एक पास किया उसके अंदर जितनी भी इख्तियारात थे वो ले लिए। MQM ने ज़ुबानी जमा खर्च की, 1 साल तक हुकूमत में शामिल रही, कोई हड़ताल कोई धरना उस वक्त नहीं है, वो हालांकि बड़ी हड़तालों में मशहूर भी थी MQM। बहरहाल मिली भगत से ये काम हो गया। अब जो इस वक्त ये एक्ट लेकर आए तो जो रहे सा इख्तियारात थे वो भी ले लिए, जो डिस्पेंसरी बच गई थी वो भी ले ली, जो अस्पताल बच गए थे वो भी ले लिए। अब मुझे बताएं कि कोई इख्तियार ट्रांसफ़र नहीं किया गया। अब ये कहते हैं कि जनाब हमने तो मेयर को चेयरमैन बना दिया वाटर बोर्ड का। भाई, ऐसा चेयरमैन जो किसी को ना निकाल सकता हो, ना अपॉइंट कर सकता हो, ना पैसे खर्च कर सकता हो, तो वो चेयरमैन तो नहीं है, वो तो शो पीस है। तो वो उसको जो है वो सेरेमोनियल पोजीशन पे रखकर आप हम सबको बेवकूफ़ तो नहीं बना सकते। इसलिए हम समझते हैं कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर जिसको कहते हैं वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है। तो जिस तरह मरकज से हाफिज साहब जब ये गवर्नर साहब के पास गया था, इमरान इस्माइल साहब के पास ये दस्तखत होने गया था, तो उन्होंने 10 एतराज़ात इस पर किए थे। उन 10 एतराज़ात के बाद पीपल्स पार्टी ने कुछ तरमीम भी, तो सिंध हुकूमत ने कुछ तरमीम भी इसमें की थी। उन तरमीम से भी फिर आप लोग मुतमईन नहीं है? वो भी कोई इत्मीनान बख्श तरमीम नहीं थी? बस एक आध चीज़ तो इन्होंने चले हुआ ये ना कि पूरे घर पे कब्जा कर लिया और उसके बाद खिड़कियाँ वापस कर दी। तो ये थोड़ी चलेगा कि आपने प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो टाउन को अगर उसको मेंशन कर दिया या आपने डेथ बर्थ का आपने सूबे को ले लिया था वो दे दिया, तो इससे मसला हल नहीं होगा। मुझे बताएं वो कौन, ये इन्होंने कहा कि एजुकेशन में भी यूसी चेयरमैन का रोल होगा। क्या रोल होगा? ये कि वो एक मुशावरत करेगा। पुलिस में भी रोल होगा। क्या रोल होगा? कि वो अपनी राय देगा। भाई, राय तो हम वैसे भी दे देते, तो मेयर का होने क्या ज़रूरत है? तो मसला ये है कि इख्तियारात की मुंतकिली इसको नहीं कहते। ये हम सबको बेवकूफ़ तो नहीं बना सकते। आप हाल तो देख लें सिंध भर के अवाम का, बल्दियाती इदारों का। देखें, ये सिर्फ कराची का नहीं, पूरे सिंध के अवाम का मसला है। और ख़ास तौर पर कराची तो मेगा सिटी है, इसका स्टेटस तो दुनिया के बड़े शहरों जैसा है। यहाँ तो मेयर का इंतखाब भी डायरेक्ट होना चाहिए और यहाँ पर तमाम इख्तियारात मेयर के मातहत होनी चाहिए। एक सिंगल चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए शहर भर में।
तो इसलिए जो है हम इसीलिए धरना दिए बैठे हुए हैं कि आप पिछले वाले कानून को मनसूख करें, और अगर आप संजीदा हैं तो बैठकर बात करें, हमारी तरमीमात पर गौर करें। इसमें कोई एक तरमीम भी ऐसी हो जिसका जमात इस्लामी को फ़ायदा हो रहा हो या नईमुर रहमान को फ़ायदा हो रहा हो, तो आप जो है वो ना करें। तो अगर ये बिल जब असेंबली से पास हुआ फिर उसके बाद अब तो फिर जाहिर सी बात है कि हम बचाने होने से पहले सिंध हुकूमत ने यहाँ सिंध की तमाम अपोजिशन जमातों से क्या राय तलब नहीं की थी, उस वक्त तजावीज़ नहीं मांगी थी? क्योंकि पिछले पूरे महीने दिसंबर में जो भी प्रोग्राम में आता रहा, हमारे सईद गनी साहब, नासिर हुसैन शाह साहब और तमाम रहनुमा वो कहते रहे कि अपोजिशन तो हमारे पास कोई तजावीज़ लेकर ही नहीं आई, अभी भी तजावीज़ लेकर आ जाए तो हम वेलकम करेंगे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि अपोजिशन एहतजाज कर रही है, हुकूमत अपनी हठधर्मी का मुजाहरा कर रही है और कहीं कोई बर्फ़ पिघलती हुई नज़र नहीं आ रही है। मुझे आप ये बताइए ना कि अपोजिशन जो कर रही हो सिंध हुकूमत, सिंध असम्बली की, वो तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। वो तो पहले भी इनके साथ थी, ज़ुबानी जमा खर्च और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस और ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के अलावा MQM PTI कुछ नहीं करती। हमारे एक मेंबर हैं, हमसे इन्होंने तजावीज़ मांगी, हमने पूरी तहरीरी तजावीज़ दी। उन तहरीरी तजावीज़ को जो है वो इनके सामने रिसीव करवाया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद जब ये बिल लेकर आए तो उसमें से सिवाय इसके कि टाउन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, बाकी कोई एक चीज़ भी इन्होंने हमारी नहीं मानी। और बिल किस तरह पास करवाया कि खुद इन्होंने जो रूल्स बनाए हुए हैं, बिजनेस रूल बनाए हुए हैं असम्बली के, उसको पामाल करते हुए, यानी 2 बजे के बजाय जब असम्बली का इजलास शुरू हो गया उस वक्त भी बिल मौजूद नहीं था, 3 बजे के करीब बिल आया और उसके बाद फ़ौरन मंजूर कर लिया और बाद में शोर शराबा होता रहा। फिर उसके बाद जब शोर शराबा ज़्यादा हुआ और गवर्नर ने वापस किया तो फिर नासिर हुसैन शाह साहब और सईद गनी साहब हमारे पास तशरीफ लाए दारुल। हमने उनको कहा कि यार ये आपने क्या किया है, आप हमारा नाम भी इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने हमारी कोई बात ही नहीं मानी। हमने उनको एक एक करके सारी बातें बताई थी कि इस बिल में कितनी खतरनाक बात है कि कराची के लिए यूनियन कमेटियां 45,000 से 75,000 की आबादी पे रखी हैं और अदर दिन कराची यूनियन कमेटियां रखी हैं 10,000 से 25,000 की आबादी पे। क्यों भाई, हमने क्या कसूर किया है? अगर यहाँ यूनियन कमेटियां ज़्यादा हो जाएंगी तो आपको तकलीफ क्या है? लोगों के काम आसान हो जाएंगे। छोटी छोटी आबादियों के अंदर, छोटे छोटे इलाकों के अंदर अगर लोगों के मसले हो तो आपको परेशानी क्या है? सही है, लेकिन अब हाफिज साहब ज़ाहिर एहतजाज तो आप लोग काफ़ी अरसे से कर रहे हैं और जब से ये बिल पास हुआ था उसके बाद से तमाम ही अपोजिशन जमातें एहतजाज कर रही थी। आप गो के ये धरना भी आपका चौथे रोज़ में दाखिल हो गया है। अब इसके बाद क्या सूरत है? इस दौरान सिंध हुकूमत ने तो आपसे रब्ता नहीं किया, अब ये कब तक आप ये एहतजाज इस तरह करते रहेंगे? ये बल्दियाती इंतखाबात तक जारी रहेगा और फिर अगर इसी के तहत बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो उसमें फिर हिस्सा लेंगे, बाइकआउट करेंगे? अब आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, एक तो ये कि आज इन्होंने रब्ता किया है, शाह साहब का भी फ़ोन आया था और मैंने उनसे बिल्कुल ये कहा कि मसला ये नहीं है कि हम इधर से हट जाएं उधर से हट जाएं। वो तो कह रहे थे हम आपकी मेहमान नवाजी करते हैं, चाय पिलाते हैं, कॉफ़ी पिलाते हैं। मैंने कहा हम आपकी सारी मेहमान नवाजी के लिए तैयार हैं, चाय कॉफ़ी हो या कोई सी भी हो, ठीक है ना। लेकिन मसला तो यार हमारी मेहमान नवाजी का नहीं है, मसला ये है कि आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें और धरना हटाने और बिठाने का मसला नहीं है। हम बैठे हुए और हमारी तो यहाँ पर देखें एक मरकज़ बन गया है, शहर भर के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब सिविल सोसाइटी के लोग आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी कुछ लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जमात इस्लामी में आकर यहाँ शामिल हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों के मारे हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, नादरा के मारे हुए पहुँच रहे हैं, के इलेक्ट्रिक के परेशान हाल लोग यहाँ पर आ रही है। तो मरकज़ बन गया, इसी से तहरीक आगे बढ़ेगी हमारी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे कारकुनों का जज्बा बिल्कुल ज़बरदस्त है, इस वक्त इंटैक्ट है। आज हमारी ख़वातीन का जो धरना हुआ है हिस्टोरिकल धरना था। मैं नहीं समझता कि कराची की तारीख में ख़वातीन ने कोई इतना बड़ा धरना कभी किया हो, कभी किसी भी पार्टी का। तो ये एक हिस्ट्री बनती चली जा रही है, तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हुकूमत को हो सकती है। तो हम ये समझते हैं कि ये कहना कि जनाब आप हट जाएं, ये तो कानून पास हो गया, या हम देख लेंगे से काम नहीं चलेगा। स्पेसिफिक बात कीजिए और अपने मुतालबात और अपनी मंजिल और उसके स्टांस में आप लोग बिल्कुल क्लियर है ना कि जब तक ये फिर अपने तमाम मुतालबात आपके नहीं मंजूर हो जाते, पीपल्स पार्टी अमेंडमेंट्स पर नहीं राजी हो जाती, उस वक्त तक फिर आपकी तहरीक या ये धरना नहीं खत्म होने वाला? कहीं कोई दरमियान में कोई बार्गेनिंग पॉइंट तो नहीं है कि आप वो अपना फेस ऑफ देख के बस फिर उसके बाद धरना खत्म करके और किसी पॉइंट पे निकल जाएंगे? नहीं, मेरी किस बात से महसूस हुआ कि हम जो है वो धरना ख़त्म करने के लिए कोई बार्गेनिंग करेंगे? कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह बैठे हैं यहाँ पर। और लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर वो सही मानों में यकीन दहानी क्या अमल दरामद शुरू करते हैं तो फिर ज़ाहिर है हमें भी कोई सर्दियों में रातें गुजारने का शौक़ नहीं है। सबको अपने घर अच्छे लगते हैं, लेकिन जब मसला ये हो कि इस तरह से कब्जा भी हो जाए। और देखिए, पीपल्स पार्टी की जो ताकत है ना, सिंध हुकूमत की जो ताकत है ना, बुनियादी तौर पर वो हमारी सिंध की अपोजिशन पार्टियों का जो ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स है ना, और जो मुकमुका है ना,
और जो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे इन्हिसार है या सोशल मीडिया कैंपेन है। आप पीटीआई को देखें, सोशल मीडिया कैंपेन के अलावा करते क्या है? कोई एक संजीदा धरना, कोई एक संजीदा एहतजाज पीटीआई ने किया है कराची में? 14 कौमी असम्बली के मेंबर हैं इनके, 30 के करीब सूबाई असम्बली के मेंबर हैं इनके। एमक्यूएम ने क्या किया है? जो शहर बंद कर दिया करती थी, अभी भी मैंडेट है उसके पास बहुत बड़ा, उसने क्या किया है इस पूरे 1-1.5 महीने के अंदर? मुझे बताएं तो सही, सिवाय इसके कि पीटीआई एमक्यूएम से मिलती है, फिर एमक्यूएम पीटीआई से मिलती है, फिर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, मीडिया पे बात करते हैं और फिर जो है वो एक ऑल पार्टीज करते हैं, एक स्टेक होल्डर पार्टी करते हैं। तो यार यही काम इन्होंने 2013 में किया था, हम पर ये एक मुसल्लत कर दिया था। तो एमक्यूएम चूंकि अब ग्रास रूट लेवल के ऊपर भी अपना वजन खोती चली जा रही है, तो इसलिए वो गैर मौसर भी हो गई है और करना भी नहीं चाहते हैं, मुकमुका कर लेते हैं, इसलिए हम इन पर रिलाय भी नहीं कर सकते। तो आवाम के साथ समझौता किया है, सिविल सोसाइटी से किया है, अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारा धरना खिलाफ भी आपने एक बड़ी मौसर बाआवाज़ बुलंद बड़ी तहरीक चलाई थी और उसमें भी जमात इस्लामी निकली थी, आप भी बहुत मुतारिक थे, फिर ज़ाहिर अदालत में भी आप बहुत सारे उन केसेस के साथ। अब ये मुस्तकिल बुनियादों पर फ्यूल एडजस्टमेंट्स की मद में कराची वालों को लूटा जा रहा है, जितना बिल नहीं होता उससे ज़्यादा पुरानी एडजस्टमेंट्स की मद में। आज भी ये नेपरा पे एक दरख्वास्त गई है ₹5.18 फ़ी यूनिट महंगी करने के लिए, जुलाई था सितंबर। तो अब ये के इलेक्ट्रिक के खिलाफ भी अपनी उस तहरीक को आप दोबारा से ज़रा तेज़ करने के लिए, मुतारिक करने पर कुछ गौर कर रहे हैं? आने वाले दिनों में ऐसा कोई है प्लान लाएअमल? जहांगीर देखिए, हम तो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ उस वक्त से आवाज़ उठा रहे हैं जब कोई एक आवाज़ भी नहीं थी और पता ही नहीं होता था लोगों के साथ क्या हो रहा है। हमने तो आज तक भी हमारी जो हक दो कराची को तहरीक है, हर तरफ मसला है, ना पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है, ना गैस मिल रही है, हम क्या क्या करें। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब नेपरा की हियरिंग होती है, सिवाय जमात इस्लामी के कोई पॉलिटिकल पार्टी उसमें पार्टिसिपेट तक नहीं करती। इनका फर्ज नहीं बनता कि एमक्यूएम आए उसमें, इनका फर्ज नहीं बनता कि पीटीआई आए उसमें। पीटीआई तो खुद उनको शे दे रही है, नून लीग ने उनको शे दी, पीपल्स पार्टी ने उनको शे दी और एमक्यूएम ने हमेशा के इलेक्ट्रिक का साथ दिया, कभी इनके खिलाफ कोई एक्टिविटी नहीं की। जमात इस्लामी नेपरा में भी बात करती है, जमात इस्लामी अदालत में भी गई हुई है, जमात इस्लामी एहतजाज भी करती है। एक पॉलिटिकल पार्टी यही कर सकती है, हुकूमत नहीं है। हम इस एहतजाज का दायरा वसी करेंगे, हम आवाम का में अवेयरनेस पैदा करेंगे ताकि एक बड़े अवामी ताकत के जरिए से इन मसाइल को हल करें। और ये धरना हमारा ऐसा मरकज बन रहा है जिसके नतीजे में इंशाअल्लाह ये मरहले अब हम तय कर रहे हैं। अब हम ग्रास रूट लेवल पर पजीराई हासिल हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। जमात इस्लामी एक बहुत बड़ी कुव्वत के तौर पर सामने आ रही है। हमने कंटोनमेंट बोर्ड में कम बैक किया है और अब कराची अपने असल की तरफ लौट रहा है। और आज अगर आप खवातीन का धरना देख लेते तो आप समझ जाते और देखा होगा यकीनन मीडिया के जरिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई कराची अपनी असल की तरफ लौट रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त जमात इस्लामी बड़े भरपूर तरीके से सिंध हुकूमत के खिलाफ और नए बलियाती एक्ट के खिलाफ ये एहतजाज कर रही है और दीगर अपोजिशन जमातें अपने अपने तौर पर काम तो कर रही हैं, लेकिन वो उस हद तक मौसर नहीं है जितना जमात इस्लामी हमें सड़कों पर दिखाई दे रही है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो ओमिक्रॉन भी अब खतरनाक से खतरनाक होता जा रहा है। पाकिस्तान में तकरीबन हर शहर में इसके केसेस बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। क्या सूरत हाल हो सकती है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और कोरोना एक ऐसी वबा है जिसमें ज़रा सी बेहतियाती भी हमारे साथ साथ दूसरों को भी शदीद मुतासिर करती है और इसी बेहतियाती की वजह से पाकिस्तान में एक बार फिर अब कोरोना ने दोबारा पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। इस ओमिक्रॉन यानी ये जो नई किस्म आई है, इसके केसेस में अब तेज़ी से इजाफे के बाद तिब्बी माहिरीन की नज़र में मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर का खदशा अब खतरे में बदल चुका है। और NCOC ने भी मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर की तस्दीक करते हुए वबा के फैलाव को रोकने के लिए सख्त इक़दाम लेने का फैसला किया है। NCOC के मुताबिक कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2 से बढ़कर तकरीबन 6% तक पहुँच चुकी है। और NCOC ने खबरदार किया है कि कोरोना की 5वीं लहर ओमिक्रॉन तेज़ी से फैल रही है, जिसके लिए NCOC ने लाजमी वैक्सीनेशन के लिए सख्त इक़दाम लेने का फैसला किया और मुल्क भर में 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को लाजमी बूस्टर डोज लगवाना होगा। और इस हवाले से NCOC ने सूबों को हिदायत भी की है कि वैक्सीनेशन के मुकर्ररा अहदाफ जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएँ ताकि इसके फैलाव को रोका जा सके। और देखा कि पिछले 1-2 रोज़ में किस तरह से कराची के एक इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में एक ही घर में ओमिक्रॉन के 1 दर्जन के करीब केसेस आए थे, जिसके बाद उस इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया गया। तो अब कराची में एक बार फिर से ये स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन की हद तक भी हम जा सकते हैं। इस बारे में गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। ये जो अब एक बार फिर ये स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया, तो ये सूरत हाल इस ओमिक्रॉन को लेकर कितनी खतरनाक है इस वक्त डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ओमिक्रॉन जो है, चूंकि ये
साउथ अफ्रीका से ये डिटेक्ट हुआ। वहाँ पे 11 नवंबर को पहला केस वहाँ पे जो साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की जो डॉक्टर हैं, वहाँ की वो चेयरपर्सन है साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की, एंजेली कोटजी, उन्होंने जब 2 केस देखे और वो ब्रेक हुआ तो उसके बाद से ये बताया जाता है कि बहुत तेजी से ये फैलता है ओमिक्रॉन। लेकिन एक चीज जो अच्छी बात अब तक लग रही है कि अब तक 100 ममालिक में ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट जो है कोरोना वायरस का ये फैल चुका है। लेकिन कंपेयर करते हैं इसको डेल्टा वेरिएंट से कि उससे बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है, लेकिन सिम्टम और डेथ का रेट अगर देखा जाए तो बहुत कम है। इतने दौरान में अभी 1.5 महीने हो गए, 1.5 महीने से भी ज्यादा हो गया। डेल्टा वेरिएंट ने तो बड़ी तबाही मचाई थी इंडिया में, इंडोनेशिया में और दूसरे ममालिक में। पाकिस्तान में भी काफी हद तक लोगों को नुकसान पहुंचाया डेल्टा वेरिएंट ने। लेकिन ओमिक्रॉन जो है अब तक वो अल्लाह का शुक्र है कि वो नुकसान दुनिया में नहीं हुआ। हमारे यहाँ भी चांसेस यही है। लेकिन जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही जो है वो सारी चीजें छोड़ दें। और जैसा कि आजकल हो रहा है, बहुत खतरनाक काम हो रहा है हमारा। और हमने दिसंबर में ही शुरू में कह दिया था कि दिसंबर के एंड में या जनवरी के मिड या 3rd वीक तक जो है ये केसेस, नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएंगे। जो एनसीओसी की जो केसेस हैं अभी 0.67% था, अब देखिए कल परसों से ये केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। आपने अभी बिल्कुल सही बताया कि कराची में बहुत ज्यादा केसेस हैं, पंजाब में केसेस हैं। लेकिन जो मुझे खतरा इस बात का है कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो इस ओमिक्रॉन के साये में डेल्टा वेरिएंट आपके पास ना आ जाए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो जाए। और डॉक्टर साहब ये तो बड़ी खतरनाक जानिब आप इशारा कर रहे हैं। और फिर हमारे यहाँ लोगों का मजमूई रवैया और हुकूमत का रवैया ये है कि आप देखें पिछले 5 दिन से एक्सपो सेंटर, जहाँ पर पहले कोविड के लिए मुख्तलिफ वार्ड्स बनाए गए थे, वहीं वैक्सीनेशन हो रही थी, वहाँ 3 हॉल्स में एक एग्जीबिशन लगी हुई है। 3 दिन में 3 लाख, 4 दिन में 4 लाख लोग वहाँ जा चुके हैं। वो एक इंडोर एक्टिविटी हो रही है। अगर ये इस तरह की एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी तो फिर ये सूरत हाल के कंट्रोल में रहेगी और हम ओमिक्रॉन को, कोविड को और फिर ये डेल्टा, इसके मुख्तलिफ जो वेरियंट्स हैं, इसको रोक पाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि हम पाकिस्तान के अंदर हमेशा वो देखते हैं जब हम पानी सर से ऊपर हो चुका होता है, बहुत सारे लोग इंतकाल कर जाते हैं, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं, हॉस्पिटल्स पे बर्डन बढ़ जाता है, फिर हम ये सारी चीजें करते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि अगर लोग ये चाहते हैं कि इसी तरह से सारा मामला चलता रहे तो एहतियात का दामन ना छोड़ें। आपने एक्सपो की बात की है, मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी मार्केट पे चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी शादी के गैदरिंग में चले जाएं, कोई गैदरिंग में चले जाएं, मार्केट, बाजार, शादी हॉल, कोई भी जगह चले जाएं, आपको लोग गले मिलते हुए, हाथ मिलाते हुए, नो मास्क का कोई जिक्र ही नहीं है। लगता है ऐसे जैसे पाकिस्तान से कोरोना का एब्सोल्युटली खात्मा हो चुका है, विच इज अ वेरी बैड साइन। मैं समझता हूँ कि अच्छा डॉक्टर साहब, ये जिन प्राइवेट इवेंट्स की आप बात करें उसमें तो जाहिर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंडिविजुअल पर होती है, लेकिन जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, एक्सपो में एग्जीबिशन लगाना या अभी PSL के मैचेस होने वाले हैं उसमें 100% शायकीन को इजाज़त दी गई है आने की, जहाँ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कम अज़ कम वहाँ तो सख्ती की जा सकती है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जहाँ पर हुकूमत के अलावा सारी अवाम की जिम्मेदारी हुकूमत पे आयद होती है। अच्छी हुकूमत का काम ये होता है कि अपनी अवाम को वबा से भी बचाया जाए और मईशत को भी तबाह होने से बचाया जाए। ये एक अच्छी हुकूमत की निशानी है। करना ये चाहिए, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, 2020 के जनवरी से मैं बात ये कर रहा हूँ कि आप एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाएं, फेडरल गवर्नमेंट एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाए विद द कंसल्टेशन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड स्टेक होल्डर्स। आप एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाएं, उस पर अमल दरामद करें और एक कानून साजी करें। देखिए, कानून साजी जब करेंगे उस पर सजाएं दें। जो आदमी मास्क नहीं लगा रहा है, अगर मेरा शादी हॉल चल रहा है और मैं देखता हूँ कि लोग जो है, एक जो आपने हुकूमत ने एक तादाद बनाई उससे ज्यादा लोग घुसे हुए हैं और कोई मास्क नहीं कर रहा है, बाजारों में कोई मास्क नहीं, तो आप उसको बंद तो कर सकते हैं, हुकूमत कोई पाबंदी लगा सकती है। फिर हमारा जो स्लो जो प्रोसेस है वैक्सीनेशन का, उसके लिए कोई कैंपेन नहीं है, कोई एक बम्बार्टमेंट करें कैंपेन की जी वैक्सीन जितनी जल्दी लगेगा उतनी जल्दी हमारा जो है ये मुल्क कोरोना से पाक होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह की कोई चीज नहीं हो रही है। डॉक्टर साहब, ये जरूर है, क्यों नहीं हो, क्या ये इंतजार किया जा रहा है कि ये ओमिक्रॉन की तादाद भी ये सैकड़ों में फिर हजारों में पहुंच जाए, उस वक्त फिर ये तमाम इकदाम उठाए जाएं? अभी अगर इसका जोर हल्का है
इसी वक्त अगर ये तमाम इकदाम ले लिए जाएं तो इसको यहीं पर रोका जा सकता है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हमेशा मैं बार बार ये देखिए, जब कोरोना नहीं आया था पाकिस्तान में तो 22 जनवरी 2020 को मैंने एक खत लिखकर और प्रेस रिलीज के जरिए बताया था कि ये एक बीमारी है जो चाइना के शहर वुहान में आई है, जिसमें 6 लोग इंतकाल कर चुके हैं और 300 लोग उसमें बीमार हैं। तो अपने पाकिस्तान में ये बीमारी आ सकती है क्योंकि चाइना से लोग आते जाते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, ताजिर बरादरी आती है, लेकिन आप देखें कि कोई खास उस पर एहतमाम नहीं किया गया। जब आ गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद परेशानी शुरू हुई। तो आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। बार बार हम यही कहते हैं कि अभी ओमिक्रॉन जो है, ओमिक्रॉन तो शायद हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ओमिक्रॉन के साथ साथ डेल्टा वेरिएंट आ जाता है। एक तो देखें ओमिक्रॉन का कौन से लेबोरेटरी से पता हो रहा है, किसी को पता है? किसी को नहीं पता। कंफर्म करने के लिए NIH भेजा जाता है। तो ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर प्रोविंस में एक वायरोलॉजी लैब होनी चाहिए, जहां पर आप सिर्फ ओमिक्रॉन के किट्स नहीं मौजूद हो, आपके पास डेल्टा के भी होने चाहिए, आपके पास बीटा के भी होने चाहिए, आपके पास गामा के भी होने चाहिए, ताकि हर तरह के आप किसी वक्त भी वेरिएंट्स को डिटेक्ट कर सकें। और देखिए, अगर इस तरह से हुकूमत ने नहीं किया तो ये सिलसिला 5वीं लहर अब आ चुकी है, उसके बाद 6ठी लहर आएगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। हाँ, एक चीज मैं जरूर समझता हूँ कि शायद कि कुछ लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है और कुछ लोग इन्फेक्टेड होके इंतकाल कर चुके हैं, कुछ लोग जो है वो इम्यून हो चुके हैं, तो हर्ड इम्यूनिटी हमारे यहाँ आ गई है। तो हो सकता है कि शायद अल्लाह करे कि इस तरह हो कि हमारे यहाँ वो उस तरह की तबाही या उस तरह की सिचुएशन ना हो जिस तरह से पहली दूसरी, तीसरी और चौथी लहर में आई है। लेकिन अगर हम जब ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम नारा लगाते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसको छोड़ दें। कोरोना का देखिए कोई भी वेरिएंट आ जाए, आवाम को चाहिए इंडिविजुअल तौर पे कि कोरोना से बचने के लिए 2 काम करना जरूरी है। एक तो SOPs पे अमल दरामद करें खुद, और वैक्सीन लगाएं। और अगर नहीं होगा तो ये सारी हुकूमत के लिए मैं ये कहता हूं कि इन दोनों चीजों पे सख्ती से अमल दरामद कराएं, SOPs पर भी और वैक्सीन को। देखें, ये पहले शुरू हुआ था कि मॉल में चेक होता था, बैंक में चेक होता था, हर जगह पे सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चेक होता था, वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। आप सही कह रहे हैं, लगता है ऐसा है कि अल्लाह ना करे ये अगर बर्डन बढ़ जाता है अस्पतालों पे, फिर हुकूमत जब लॉकडाउन लगाएगी या सर्टिफिकेट चेक करेगी या पाबंदियां लगाएगी किसी किस्म के भी, तो वो तो देर हो चुकी होती है। हम हमेशा कहते हैं कि जी पहले आप अपने जो इख्तियारात है उसका इस्तेमाल करके लोगों की जानें बचाएं और लोगों को इस बीमारी की जो वबा फैली हुई, इस वबा से बचाएं प्रॉपर इक़दाम करके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद। अगर हुकूमत को भी और लोगों को खुद अपने तौर पर भी अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करने की ज़रूरत है ताकि इस वबा से महफूज रहा जा सके। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।